हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश अरोरा और फिर से लेकर आया हूं ये अंक खबरों से। खबरें कल की जो बहुत महत्वपूर्ण रही और जिन्होंने सारा दिन छाई रही, उनमें से एशिया क्रिकेट कप का जीतना भारत के द्वारा, और भारत के द्वारा इस कप को जीतने में सबसे बड़ा योगदान रहा मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान ने शुरू के ही 2 से 3 ओवर में करीब 5 विकेट लेकर भारत को इस स्थिति में पहुंचा गया कि उसके अलावा, जीतने के अलावा वहां पर और कोई चॉइस नहीं थी। और पूरी श्रीलंका टीम को 50 रन पे भारत की टीम ने घर पहुंचा दिया और उसके बाद 51 रन जीतकर एशिया क्रिकेट कप को भारत ने जीत लिया। ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही और इस जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया। मोहम्मद रिजवान को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक एसयूवी भी गिफ्ट की है। और अब जब हम दूसरी खबर की बात करें जो छाई रही, वो है यशोभूमि की। यशोभूमि गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को समर्पित किया गया। ये कन्वेंशन सेंटर है जो द्वारका में 8.9 लाख स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बनाया गया और इसमें इसकी उपलब्धि इसलिए है कि ये एक बहुत बढ़ावा देगा कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को लेकर। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का हर देश के लिए अपना एक अलग महत्व होता है और एक अलग निशानी छोड़ता है। इस समय दिल्ली में 2 कन्वेंशन सेंटर, एक यशोभूमि और दूसरा भारत मंडपम, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा। अब जब क्रिकेट की ही बात चली है तो एक ऐसी खबर आपको सुनाते हैं जिसको सुनकर आपको आनंद आएगा। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी के मौके पर चड्ढा और चोपड़ा परिवार दोनों आपस में क्रिकेट का मैच खेलेंगे। ये बड़ी अनोखी टाइप की सेलिब्रेशन है जिसको इन दोनों ने परिवारों ने मिलकर करना है। इसके बाद चलते हैं हमारी अगली खबरों पर, जिसमें एक महादेव ऐप नाम की ऐप काफ़ी छाई है पिछले कुछ दिनों से अखबारों में। ये महादेव ऐप जो है बैटिंग ऐप है और इसके जो संस्थापक हैं वो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम काफ़ी ज़्यादा इसलिए मीडिया में आया क्योंकि चंद्राकर की शादी में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया और ये 200 रुपए का करोड़ का खर्च दुबई में उनकी शादी में किया गया। काफ़ी सारा पैसा हवाला से ट्रैवल पर खर्च किया, सारे रिश्तेदारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से दुबई ले जाया गया और वहाँ पर इस शादी को संपन्न किया गया। ऐसा माना जाता है इस ऐप के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन दोनों लोगों ने कमाई की और ईडी की काफ़ी नज़रें इसके ऊपर हैं। ये 40 करोड़ की एक और पार्टी थ्रो करना चाहते थे इस ऐप के सेलिब्रेशन को लेकर, लेकिन क्योंकि ईडी की निगाह में आ गए इसलिए उस सेलिब्रेशन को भी रोक गया। एक और खबर बनी रही कि बिश्नोई गैंग ने इनको एक प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसा मांगा था, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले इस चीज़ को डिनाई कर दिया। अब चलते हैं ग्रेटर नोएडा में एक जो इंसिडेंट हुआ जिसके तहत करीब 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये एक लिफ्ट के सर्विस लिफ्ट जो कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आम्रपाली के ड्रीम वैली फेज़ 2 के टेक्स जोन 4 में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस कंस्ट्रक्शन में पहले 4 मजदूरों की जान गई लिफ्ट के गिरने से और अब ये संख्या जो है करीब 8 मजदूरों तक पहुंच गई है। ये बहुत ही एक दुखद समाचार था। और इसी तरह से कल भी एक लिफ्ट जो है करीब 1 घंटे तक नोएडा के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अटकी रही, जिसमें करीब 8 लोग उस लिफ्ट में काफ़ी देर तक फंसे रहे। लिफ्ट के मैलफंक्शन के कई मामले पिछले दिनों नोएडा को से लेकर आए हैं। इंडिया एयरलाइंस के द्वारा आयोजित की गई रैली जो भोपाल में होनी थी, पहली ही रैली कैंसिल कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि उदयनिधि स्टैलिन के जो स्टेटमेंट थी सनातन धर्म को लेकर, उस स्टेटमेंट के तहत कांग्रेस को मुश्किल था लोगों को फेस करना और इसलिए इस भोपाल की रैली को कैंसिल कर दिया गया है।
एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट जयपुर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी को करने से पहले या करने के बाद किसी धार्मिक स्थल पर जरूर जाते हैं। और इस मान्यता का फायदा लेकर जयपुर पुलिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके तहत उन्होंने AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बेस्ड कैमरा इस तरह के धार्मिक स्थलों पर लगाया और ऐसा देखा गया कि करीब 3000 फेस के सैंपल में से उनको 13 फेशियल रिकॉग्निशन ऐसे मिले जो गंभीर रूप से आपराधिक थे और धार्मिक स्थलों पर आए गए थे। ऐसा एक और एक्सपेरिमेंट गणेश चतुर्थी के मौके पर किया जा रहा है और इसकी लोकेशन है मोती डोंगरी गणेश टेम्पल जो कि जयपुर में स्थित है। और अधिकारियों को उम्मीद है कि इस टाइप के फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उनको अपराधियों को पकड़ने में काफ़ी आसानी होगी। मॉन्ट्रियल समझौते के तहत गवर्नमेंट का ऐसा कमिटमेंट है कि जो क्लाइमेट को लेकर HCFC गैस को पूरी तरह से बंद करने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के तहत 2024 के एंड तक नए AC और नए रेफ्रिजरेटर जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस यूज़ की जाती है उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा, उसके नए विकल्पों को ही यूज़ किया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ इनिशिएटिव है और ये एक कमिटमेंट इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट कंट्रोल मूवमेंट में इंडिया की तरफ से काफ़ी हेल्प करेगा। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और इसको नोटिफिकेशन के थ्रू कंफर्म कर दिया गया है। इंडिया अलायंस के द्वारा कॉल किए गए बॉयकॉट जो कि कुछ टीवी न्यूज़ चैनल के एंकर्स के लिए किए गए थे, उसको इस रूप में कहा गया कि पवन खेरा ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये बॉयकॉट नहीं है बल्कि इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे एंकर्स जो कि हमें देश में कुछ इस तरह की बातें फैलाते हैं जो कांग्रेस नहीं चाहती और इस तरह से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का सहारा लिया गया है। और आने वाले समय में इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से इन एंकर्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद फर्दर बात की जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट की एक दिल्ली मेडिकल काउंसिल की एक एडवर्टीजमेंट जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 17 सितंबर में छपी है, उस एडवर्टीजमेंट के अनुसार पैथोलॉजी लैब्स, बायोकेमिस्ट्री लैब्स और इमेजिंग सेंटर्स जो रिपोर्ट्स देते हैं उसके ऊपर डॉक्टर्स या जो कंसर्न हेल्थ अथॉरिटीज उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, उनके स्कैन्ड सिग्नेचर्स देखे जाते हैं। लेकिन दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने इस चीज़ को बहुत सख्ती से लिया और कहा है कि कोई भी स्कैन्ड सिग्नेचर्स नहीं यूज़ किए जाएंगे और किसी भी डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट या कंसर्न्ड प्रोफेशनल हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट के फिजिकली सिग्नेचर्स होना ज़रूरी है, ऐसी हिदायत दी गई है। और अगर इस इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो किया गया तो उस लैब, इमेजिंग सेंटर या कंसर्न हेल्थ ऑफिशियल के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी देखिए जिस टाइम पर आप कोई रिपोर्ट ले रहे हैं कि उस पर फिजिकल सिग्नेचर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। यूके वीज़ा को जो यूके वीज़ा की फीस है उसको बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ी हुई फीस 4 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगी और इसमें जो करीब 6 मंथ से कम पीरियड का जो वीज़ा लिया जाता है ट्रैवल करने के लिए, उसकी फ़ीस करीब 115 पाउंड और स्टूडेंट का वीज़ा जो है करीब 490 पाउंड का कॉस्ट करेगा। तो आप ध्यान रखिए, अब जब भी आप यूके वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बढ़ी हुई फीस 4 अक्टूबर से अप्लाई हो रही है। अब खाने के ऊपर बात करते हैं। गोल्डन ट्रैवल गाइड जो कि एक बहुत रिनोन्ड अथॉरिटी है और उसने इंडिया के 6 सिटीज़ के डेजर्ट्स को अपनी हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है, वो भी टॉप 100 हेरिटेज लिस्ट में आए हैं। और इसमें
कोलकाता का रसगुल्ला, कोलकाता का संदेश, चांदनी चौक की जलेबी रबड़ी के साथ, कुरेमल की कुल्फ़ी, लखनऊ का फालूदा कुल्फ़ी और हैदराबाद के फ्रूट बिस्किट्स, पुणे की बाकरवड़ी और मावा, ये सारे डेजर्ट्स को हेरिटेज लिस्ट जो पब्लिश की है गोल्डन ट्रैवल गाइड ने, उसमें इंक्लूड किया गया है। फिनलैंड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसके तहत उन्होंने डिजिटल पासपोर्ट की बात की है, और ये डिजिटल पासपोर्ट का जो फैसला लिया गया, इसको एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया है। फिनलैंड से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेड होगा। अगर ये ट्रायल प्रोजेक्ट फरवरी तक चलाकर इसमें सफलता हासिल होती है तो ये और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ स्टार्ट किया जाएगा। ट्रैवल करते समय इस डिजिटल पासपोर्ट के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें एक चैलेंजेस भी हैं, जैसे हैकिंग और डिजिटल लीकेज का जो चैलेंज है उसको किस तरह से रोका जाएगा, ये आने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट में डिसाइड होगा। मोरक्को में अर्थक्वेक से थोड़ा सा पहले कुछ लाइट्स को ऑब्जर्व किया गया और कुछ लोगों ने उन लाइट्स का वीडियो भी बनाया जो कि काफ़ी वायरल हुआ। इन लाइट्स को मिस्ट्री लाइट्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका सोर्स और इनका रीज़न अभी तक नहीं पता है। हालांकि एक जॉन ईबल नाम के एक सीज़मोलॉजिस्ट जो यूएस से है, उसने अपनी एक पब्लिश्ड रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इस टाइप की लाइट्स करीब 68 जगह पर, अलग अलग जगह पर जब भूकंप आए तब रिपोर्ट की गई हैं। पर अभी भी ये मिस्ट्री लाइट एक मिस्ट्री लाइट ही बनी हुई है, इसका ना सोर्स ना कॉज अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। हालांकि भूकंप का भी कोई अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं आया है, तो इन लाइट्स का सोर्स और अर्ली इनका जो कॉज है वो डिफ़िकल्ट है फिलहाल पता लगाना, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। राहुल नवीन ईडी के नए डायरेक्टर बन गए हैं और उनको एज ए इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है जब तक दूसरे डायरेक्टर की घोषणा नहीं हो जाती। अभी तक संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर थे और उनकी जगह पर राहुल नवीन का अपॉइंटमेंट किया गया है, जबकि संजय मिश्रा को इंटेलिजेंस में कुछ आर्थिक मामलों का कार्यभार संभाला गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना इम्प्लीमेंट किया है। ये जुर्माना इस सिलसिले में है कि वेस्ट बंगाल सरकार ने एक वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हुई थी, उन इरेगुलरिटीज़ के केस को सीबीआई को नहीं सौंपा। ऐसा माना जाता है कि इसमें डिले हुआ, इसको नहीं सौंपा, इसलिए करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना कोलकाता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दिया। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें यह कहा गया कि अगर हस्बैंड लग्जरी कंडीशन में अपनी लाइफ जी रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे किसी भी टाइप से अपनी लाइफ में जो उनको कंपनसेशन दिया जाता है उसके ऊपर कोई कमी की बात हस्बैंड करे। ऐसा एक केस देखने में आया जहां पर हस्बैंड जो मंथली कंपनसेशन अपने वाइफ और बच्चों को देता था और खुद लग्जरी कंडीशन में रहता था, और उसने कोर्ट में ये अप्लाई किया गया था कि उसका जो मंथली कंपनसेशन है उसको कम किया जाए, जिसको कोर्ट ने पूरी तरह से रूल आउट कर दिया। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में एक और केस सामने आया जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को, जो कि दूसरी महिला के साथ रह रहा था, उसके ऊपर ये केस कर दिया कि उसको क्रूएलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स केस काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और उसके रीयूनियन की कोई संभावना नहीं है, तब अगर कोई पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है तब उस केस को क्रूएलिटी के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाएगा। ऐसा कोर्ट का मानना है और कोर्ट ने इस टाइप का आदेश भी दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इम्फाल ने मणिपुर दंगों के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी और ये डेटा इस तरह से है कि 3 मई से अब तक मणिपुर में करीब
33 लोग मिसिंग हैं, 175 लोगों की हत्या हो चुकी है और 4,786 घरों को आग लगा दी गई। इसी तरह से 1359 फायर आर्म्स रिकवर किए गए और 332 लोगों को अरेस्ट किया गया। 5,172 आगजनी के केसेस आए और 9,332 के लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को रिपोर्ट किया गया। ऐसी स्टैटिस्टिक्स आईजी पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, जो कि अखबारों में पिछले कुछ दिनों में प्रकाशित की गई। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर कुछ समय से, करीब 2-3 हफ्तों से एक इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं और वो इन्वेस्टिगेशन उनके करप्शन के मामलों को लेकर चल रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं पता कि किस टाइप के करप्शन और किस अमाउंट के करप्शन उन्होंने डिफेंस डील्स में किए गए और 2 से 3 हफ्ते से वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, ना ही किसी पब्लिक अपीयरेंस में। तो ऐसा माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया। 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए यूपी बीजेपी ने करीब 98 डिस्ट्रिक्ट्स में, करीब 69 डिस्ट्रिक्ट्स में 69 प्रेसिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को चेंज कर दिया है। इस खबर को फिर से सुन लीजिए। 69 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आउट ऑफ 98 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी हैव बीन चेंज्ड ड्यू टू 2024 इलेक्शंस। ऐसे रिशफल करने की काफ़ी समय से उम्मीद थी, लेकिन अब ये इफेक्टिव हो चुका है। यूपी में करीब 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार इनको 98 डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी कन्वीनियंस और अपनी वर्किंग के लिए बांटा हुआ है। डंजो कंपनी, जो रिलायंस रिटेल की एक कंपनी, सिस्टर कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है, में एम्प्लॉयज़ को काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ भी कर दिया जाएगा। कंपनी ने बेंगलोर से अपना हेडक्वार्टर मूव करने की भी बात कही है, जिससे कॉस्ट कटिंग की जा सके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, जो कि ने एक अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम का एक प्रयोग किया। कुछ दिन पहले इस टाइप के एसएमएस भेजे गए लोगों को एज ए टेस्ट एसएमएस, ताकि किसी भी टाइप पर इस टाइप के अलर्ट्स जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में दिए जाते हैं उनको टेस्ट किया जाए और कभी भी ऐसी संभावना अगर हो तो इस टाइप के मैसेजेस लोगों तक पहुँचे। ये एक्सपेरिमेंट मेनली एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर हुआ और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा C.DOT का था। अब बात करते हैं आज़म खान के ऊपर बढ़ती हुई रेड्स की। आज़म खान के ऊपर आईटी सर्चेस का बहुत कहर छाया हुआ है। उनके बहुत सारे जगहों पर यूपी में और एमपी में जो सर्चेस पड़ रही हैं, उसका काफ़ी सारा ब्यौरा यूट्यूब के डिफरेंट पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल्स पर देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आज़म खान के पूरे परिवार के ऊपर जौहर यूनिवर्सिटी के रेगुलरिटीज़ ऑफ फंड्स को लेकर करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन का जो मामला सामने आया है और इसमें बहुत सारी फंडिंग का जो इरेगुलरिटीज़ है उसमें शायद ईडी भी पिक्चर में आने वाली है। अब इस तरह की बहुत सारे डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपको हमने जो आइडेंटिफाई किए 2 चैनल्स, एक पंकज अंजुम का है जिसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने वार्ता प्रस्तुत की है। इसी तरह से नवभारत टाइम्स का भी एक चैनल है जिसमें एक अच्छी रिपोर्टिंग की गई है। अगर आपको इन चैनल्स को देखने में इंटरेस्ट है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिए। आज तक की खबरें यहीं पर कंप्लीट होती हैं। हम फिर अगले अंक में अपनी खबरें लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी काम की खबरें मिलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कमियों पर कमेंट कीजिए, हमें सराहिए अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है
और हम फिर से अगले अंक में अपने आप को और बेटर करके लेकर आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।